क्वेश्चन है बेटा, इफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर हाइड्रोजन एटम का, बेटा बात नहीं करो, हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 वोल्ट है, तो हीलियम एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? ए चुप रहो, ए देखिए, तो यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसीलिए 13.6 वोल्ट बोलते हैं। हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू Z² अपॉन, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1, 54.4, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा प्लस में 54.4 वोल्ट। पोटेंशियल कहेगा तो इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, वोल्ट में बोलेंगे, तो 54.4 वोल्ट। सही तो है यार, सी सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड। अच्छा तो ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्स दिया आंसर। हाँ चलो 54.4 एग्जैक्ट होता है लगभग। हाँ अब कोई नहीं। अच्छा देखिए, ए सुनो सुनो, वो लगाता कौन है यार वो बेंच वैसे? चलो आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ, ए लगाओ मत उसको, छोड़ दो। देखिए बेटा कह रहा है, क्वेश्चन सुनो, ए उसको मत करो, उसको मत करो, कोई आएगा तो छोड़ दो। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेड स्टेट में गया तो इट्स एक्साइटेशन एनर्जी विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ आ जाओ, फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होती है, आंसर ए होगा। नहीं देखो ना, तुमने जो दिखाया मुझे क्वेश्चन वो देखो बेटा, बात नहीं प्लीज। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब गया तो उसके लिए एक्साइटेशन एनर्जी कितनी चाहिए होगी? कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। हाँ पढ़ो आगे, और फिर उसकी एक्साइटेशन एनर्जी बताओ। हाँ तो उसका मतलब है, तो इसका एक्साइटेशन एनर्जी कितनी उसमें, तो 10.2 आप देंगे तब ना वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया होगा। तो ये दिया है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, प्रेजेंट है, वो रहेगा वहाँ पर। एक्साइटेशन एनर्जी आगे की देखेंगे ना, और आगे। अरे नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया है तो वो कहाँ से गया होगा? मतलब उसको एक्साइट कितने। हाँ ये मतलब है। चलिए बेटा इलेक्ट्रॉनिक, हाँ बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ बेटा, तुम्हारा भी बता रहा हूँ। 17 है, 17 बताना है ना। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3.555 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो देखो बेटा, टोटल एनर्जी 3.555 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का सम, इलेक्ट्रॉन की मास की वजह से एनर्जी होता है mc²। इलेक्ट्रॉन में अपनी काइनेटिक एनर्जी है, वो दिया है 3.555 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझसे आंसर जो दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछ रहा है, वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है। अच्छा चलो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहने दो, मेव। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो mc² उधर माइनस में जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 3.555 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻⁻⁴
31 kg में। बेटा शांत, अरे शांत रहो। सी स्क्वायर, एक काम करते हैं पहले इसको इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। 9.1 इंटू 10⁻31, सी मतलब 3 इंटू 10⁸ यानी 10⁻16। ठीक, ये तो जूल में आया ना। अरे यार देखिए, तो देखिए एम सी स्क्वायर ये आ गया जूल में। अब इसको हमें पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करेंगे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, तो 1 जूल डिवाइड करेंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब वो -6 करना पड़ेगा, तो 10⁻6 आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। 9.1 इंटू 9 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻, देखिए -31 -19 उधर जाएगा, +19 +10, यही ना होगा। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, जरा इसका देखना इंटू 10⁻, कितना आएगा, -2। हाँ देखना, 16 85 5 और 1 51.1 इंटू 10⁻2 0.51 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। घटाओ, 0 समझ के घटाओ, 5 4 0 3.045 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का आंसर देखना होगा। हाँ बी आंसर, हाँ बी आंसर। ए शांत शांत, हाँ है, किसने बोला? टोटल एनर्जी तो एटम के अंदर होती है। एटम के अंदर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी माइनस में। यहाँ एक लाइन लिखा है, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये किसी ऑर्बिट में थोड़ी ना है। इलेक्ट्रॉन की टोटल मतलब उसके मास की वजह से एनर्जी और स्पीड की वजह से एनर्जी, ये समझना है। तुम्हारा कौन सा सवाल था दोस्त? 9। बेटा शांत रहना प्लीज़, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ प्लीज़, ओ चाचा थोड़ा बातें बंद कर लो। मिटाओ। देखो बेटा, भाई बात करना है तो बाहर ही चले जाओ, आराम से अपना धूप में जा कर के बढ़िया से बात करते रहो। देखिए, फॉर द गिवन रिएक्शन द पार्टिकल एक्सिस, देखिए 6C11 कन्वर्ट्स इनटू B511 प्लस B पॉजिटिव प्लस X है। ये B पॉजिटिव क्या है? बीटा पॉजिटिव होगा। हाँ हाँ हाँ, बीटा पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सबसे पहली बात तो ये 6 है, ये 5 है। अब ये जो है बीटा पॉजिटिव तो पॉजिट्रॉन होता है, तो ये अभी बोलता है एक्स क्या हो सकता है? एक्स बोलता है न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, एंटी न्यूट्रिनो होगा, न्यूट्रिनो होगा कि प्रोटॉन होगा। न्यूट्रिनो मतलब होता है चार्ज नहीं है। पहले देखो चार्ज बैलेंस है तो 11 है और 11 है, ये मास नंबर है ना, और ये एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये 6 है, ये 5 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, चार्ज तो कंजर्व नहीं हो रहा है ना भाई। अच्छा बीटा पॉजिटिव पकड़ रहे हैं ना हम लोग, बीटा पॉजिटिव +1 E0 लिखते हैं। हाँ तो चार्ज बैलेंस हो गया, यस। तो एक्स का मतलब कोई फोटोन होगा, है ना। चलिए न्यूट्रॉन तो हो नहीं सकता, प्रोटॉन हो नहीं सकता। अच्छा बताइए, बीटा पॉजिटिव हो रहा है, बीटा पॉजिटिव का मतलब होता है प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो बनता है ना।
हाँ न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो यानी न्यू, न्यूट्रिनो यानी न्यू, यस सी। मैं देख लेता हूँ। योर आंसर इज सी, आंसर इज ए न्यूट्रॉन। पकड़ो, न्यूट्रॉन तो कभी निकलता ही नहीं अल्फा बीटा गामा में। 18, एक एक कर चाचा, रुक जा। 18 यही क्वेश्चन है। बेटा प्लीज, अच्छा बेटा ये क्वेश्चन जो दिया है, बेटा प्लीज, ऐसे दिया x n अल्फा कॉमा Li37, देन x विल बी। बेटा प्लीज यार शांत रह लो थोड़ा सा। पहला ऑप्शन B510, B59, बेरिलियम 411, हीलियम 2He4। अच्छा देखिए n का मतलब हुआ रिएक्टेंट में n जुड़ा है और अल्फा का इधर लिखा मतलब प्रोडक्ट के साथ अल्फा निकला है, इसका मतलब ये होता है 2He4। देखिए इसका मतलब ये होता है, ऐसे लिखता है ना, जिसका ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में ये पार्टिकल आया है और प्रोडक्ट में ये पार्टिकल निकला है। तो देखिए न्यूट्रॉन तो होता है 0 1, 3 और 2 5, यानी ये 5 होना चाहिए, और 7 और 4 11, 1 यानी 10 होना चाहिए। 10 किस में आ रहा है? फर्स्ट में। देखो फर्स्ट ऑप्शन ए, हाँ नहीं ए, हाँ ठीक है 44। बेटा प्लीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल, इनमें से कौन अनस्टेबल होता है? अल्फा रे, बीटा रे, नहीं अल्फा रे, गामा रे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अल्फा रे, गामा रे, चलो निकलो निकलो निकलो। मतलब बंदर आया, बेंच गिरा के चला गया। तो एक काम करो, फिर जाओ बाहर ढूंढो बंदर को, पीछे के 2 बेंच निकल लो, पीछे के 2 बेंच, पीछे वाले तुम लोग चारों निकलो, चलो पीछे वाले चारों निकलो, जाओ धूप खाओ। अरे जाओ धूप खाओ ना यार, बाहर धूप बढ़िया निकल रहा है, जाओ निकलो। पीछे के 2 बेंच, बाहर धूप खाइए, चलिए। अरे जाओ ना, पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ? जाओ धूप खाओ जाए, इतना बढ़िया धूप आया, तुम लोग कहाँ सर्दी में बैठा है क्लास के अंदर? चारों आप लोग जाइए, बढ़िया धूप निकला हुआ है, जाइए ना यार प्लीज़। अरे जा ही नहीं रहा भाई, नहीं जाओगे क्या? कोई बात नहीं, शांति से बैठ जाओ। देखिए देखिए, इनमें से कौन अनस्टेबल है? अनस्टेबल, और ये बोला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ए शांत, अनस्टेबल। एक हम लोग क्वेश्चन बना दी जिसमें ये तो पढ़े थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कंपैरेटिवली कौन लेस स्टेबल है। तो उसमें हम लोग ये था कि एनर्जी जो होता है न्यूट्रॉन में ज़्यादा है मास की वजह से, तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी होता है लेस स्टेबल होता है। तो हम लोग बोले थे न्यूट्रॉन लेस स्टेबल है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब गामा बोले तो गामा रेज है, नॉट गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल बोलता तो इलेक्ट्रॉन होता है, फोटोन होता। तो गामा फोटोन है, फोटोन में स्टेबल है, स्टेबल की तो कोई बात ही नहीं होती है। हाँ अल्फ़ा, अल्फ़ा में हीलियम है, हीलियम का मास ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादा जिसमें मास ज़्यादा एनर्जी भी ज़्यादा। बोलता है मोस्ट मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल। अनस्टेबल, अरे नहीं मास तो देखते ही नहीं है ना फोटोन के अंदर। फोटोन के अंदर एनर्जी hc/λ देखते हैं बस। इसका रीज़न क्या हो सकता है भाई? लेस अनस्टेबल, लेस अनस्टेबल मतलब इनमें से कौन अनस्टेबल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल? इनमें से कौन अनस्टेबल है? इनमें से कौन अनस्टेबल है, मतलब स्टेबल कौन है और कौन अनस्टेबल है?
मास भी ज़्यादा है। अरे भाई 2 पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन ही हो गया ना, अलग से थोड़ी ना हुआ कि 2 पॉजिटिव और 2 प्रोटॉन अलग से है। क्यों? प्रोटॉन इसलिए होगा क्योंकि सर अगर दोनों फिर फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे, हाँ। मास को भी देखेंगे और चार्ज को भी देखेंगे। ऐसा भी होता है क्या केमिस्ट्री के अंदर? नहीं सर, चार्ज सर वो होता है। नहीं, यहाँ स्टेबल में अनस्टेबल में हम लोग केवल mc² देखते हैं, एनर्जी। अच्छा, E/m रेशियो में देखते हैं क्या? एक मिनट, केमिस्ट्री में स्टेबल अनस्टेबल किसी पार्टिकल का कैसे चेक करते हैं ये बताओ? चार्ज बाई मास। एक मिनट, कैसे चेक करते हैं भाई? नहीं करते सर, एक मिनट, आंसर दिया डी, न्यूट्रॉन। डी, तुम्हारे में अल्फा दिया है, इसमें तो डी है आंसर। दिखाना जरा, विच ऑफ द बेल बुद्धि 28 कह रहे हो ना, 30 के आगे तो तुम लोग का होता नहीं है खेल। पॉजिटिव दिया है इसमें चार्ज। अरे कुछ अलग है, अरे बैल बैल है यार। नहीं, ये वाला बेटा इसमें कुछ कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। प्रोटॉन दिया है तो इसका एक्सप्लेनेशन फिर गूगल करके देख लेना। एक मिनट, कोई गूगल करके देखो कि क्या देता है। बेटा ये हटाओ, इसको पीछे करो। नहीं, इसको हटाओ। अरे कुछ आता तो है नहीं यार, पीछे करने वाला कैसे होता है? कैसे होता है? हटाओ जरा, बैक करना जरा। ओ हो। अच्छा, जिसका एक मिनट, अच्छा तुम लोग अपने रुक जाओ जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल? थोड़ा शांत रह लोगे? हाँ, अल्फा रे ना, अल्फा रे कॉमा बीटा रे, नहीं गामा था ना, गामा GAMA में देखें। अब सर्च तो कर ही लेगा, चल रहा इंटरनेट। नहीं दिया, इसमें ढूंढना पड़ेगा ढंग से। चलो मिले तो बताना, लो जरा मिले तो बताना। इसके पीछे क्या क्लॉज है? ऐसे में अंधेरे में तीर नहीं मार सकता बेटा। अब जरा पढ़ा दे, सिलेबस कंप्लीट कराना है। परसों तुम लोग की भीगी पलके दिखाओ यार। अल्फा लिखा है, अच्छा जरा पढ़ता हूँ। ये बोला है व्हेन एन अनस्टेबल न्यूक्लियस मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन चेंजेज इनटू, कहाँ लिखा बे? ये तो बोला ही नहीं है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस बोला कि आंसर इज न्यूट्रॉन। नहीं दिया, तुम पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल? ये बोलते हैं अल्फा रे। अल्फा रे इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड देयर एसोसिएटेड एनर्जी that are released during the decomposition of unstable nuclei are referred to as radiation। तो बोलता है कि भाई ये हाँ बेटा, इसमें ना उसने पता नहीं कौन सी वेबसाइट देखा, उसमें लिखा न्यूट्रॉन है। ये बोलता है कमबख्त अल्फा है, लिखा न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन लिखा है ना। इसका वेबसाइट बोलता है न्यूट्रॉन है, तुम्हारा वेबसाइट बोलता है अल्फा है। 2-4 और वेबसाइट देखेंगे तो बोलेगा गामा है।
एक काम करते, एक थोड़ा सा आज बैठ के गूगल कर लेना घर पे, अभी टाइम क्यों खराब करें। मुझे इसका सटीक रीज़न नहीं पता है, इसलिए मैं अंधेरे में तीर मार करके आपको मैं गलत सलत नहीं बताना चाहता। मुझे नहीं पता इसका रीज़न, क्योंकि ये किस आधार पे सोच रहे हैं, मुझे इसमें वो बेस नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस आधार पे अनस्टेबल बोलें। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात होती तो इन दोनों में न्यूट्रॉन अनस्टेबल दिखता है कंपैरेटिवली। इसमें अल्फ़ा रे और गामा रेज भी आ रहा है। कुछ वेबसाइट बोलते हैं अल्फ़ा रे अनस्टेबल है, कुछ वेबसाइट बोलते हैं न्यूट्रॉन अनस्टेबल है। अब हम इन पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहते जब तक हमारे पास सटीक कारण न मिल जाए। ढूंढ के बता देना मुझे भी कल कि सर इसका रीज़न ये अच्छा रहेगा, मैं भी देखूंगा। आपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ज़्यादा स्टेबल न्यूट्रॉन को बताया था, नहीं न्यूट्रॉन को बताया था। नहीं, न्यूट्रॉन ईजिली कन्वर्ट हो सकता है प्रोटॉन में, हाँ, लेकिन प्रोटॉन अपने आप न्यूट्रॉन में नहीं कन्वर्ट होगा। प्रोटॉन कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो चीज़ को स्टिमुलेट करना पड़ रहा है, एनर्जी चाहिए, तब वो रिएक्शन इनिशिएट कर रहा है। न्यूट्रॉन अपने आप इनिशिएट कर दे रहा है रिएक्शन। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर mc² कर लो, ख़त्म बात। नहीं आया समझ में? बताया था पर फ्यूजन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको mc² कर लो, आ जाएगा। प्लीज़ चाचा, कहाँ तक पढ़ाया था बेटा? आओ ओके, लिखिएगा बेटा फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। हेडलाइन दीजिए, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बेटा शांत ए, देखिए फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो देखिए बेटा शांत रहना थोड़ा। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन में क्या करते हैं हम लोग कि जब पीएन जंक्शन, मैंने आपको लास्ट टाइम पीएन जंक्शन समझा दिया था, हम लोग जब पी टाइप और एन टाइप को कांटेक्ट में लाते हैं तो एट द जंक्शन वी गेट अ डिप्लीशन लेयर, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी की तरफ होता है ना, ऐसे। अब बेटा मैं इधर की तरफ पी की तरफ, बायसिंग का मतलब होता है कि आपने कोई वोल्टेज जोड़ना है, कोई सेल कनेक्ट करना है। पी की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और एन की तरफ नेगेटिव टर्मिनल जब जुड़ता है तो दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायसिंग। देखिए ये फॉरवर्ड बायसिंग है। जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते बेटा तो इसकी वजह से एक फील्ड इधर की तरफ एस्टैब्लिश होता है फ्रॉम पी टू एन। ऐसा करने से क्या होता है कि ये डिफ्यूज़न ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को बढ़ा देता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर होल जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसको पुश करेगा कि भाई तू चल, इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा कि तू भी चल। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो है कि डिफ्यूज़न ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीजेज। हम बोलते हैं कि डिफ्यूज़न ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीजेज। आराम से सुनना बेटा, डिफ्यूज़न ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इंक्रीज होता है। चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेज, आराम से सुनना, इंक्रीजेज। अब यहाँ पर जिसकी वजह से बेटा देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, याद करिए मैंने करंट बताया था डिफ्यूज़न करंट, जो कि डिफ्यूज़न ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, वो बढ़ जाएगा क्योंकि अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा डिफ्यूज़ करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। और इधर से जो करंट चल रहा था वो लगभग स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इधर का होल जो पॉजिटिव इधर आएगा वो फील्ड धकेल देगा उधर की तरफ। तो हम लोग बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड बायसिंग में हमें करंट मिलता है ऐसे पी से एन की तरफ, एंड दैट करंट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड करंट। और इस करंट की जो ऑर्डर होती है बेटा वो मिली एम्पियर में होती है। अच्छी खासी करंट होती है, क्यों? क्योंकि इसमें मेजॉरिटी होती है, वो पुश किए जाते हैं इधर की तरफ। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, देखिए ये जो करंट मिलेगा बेटा, अगर मान लीजिए वोल्टेज बहुत छोटा है, तब तो बहुत हल्का हल्का करंट थोड़ा सा मिलता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मजबूत होने लगेगा, वो धकेलने लगेगा और ज़्यादा। तो वोल्टेज अब अगर आप जब तक छोटा रखें तब तक तो करंट छोटा छोटा फ्लो करता है, लेकिन वोल्टेज बढ़ाते ही ये फील्ड और स्ट्रांग होता है, फोर्स और बड़ा बड़ा लगता है, और उसके बाद करंट बहुत तेज हो जाता है।
यहाँ पर बेटा अगर हम यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचें, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को देख सुन के घबराइएगा नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व दरअसल आईवी ग्राफ को कहते हैं, यानी करंट और वोल्टेज के ग्राफ को बोलते हैं, आईवी ग्राफ को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। बस इतना ही है, घबराना नहीं है। इसमें क्या होता है बेटा कि एक्स एक्सिस पे अप्लाइड वोल्टेज और वाई एक्सिस पे जो करंट फ्लो रहा है वो, जाहिर सी बात है ये फॉरवर्ड करंट है। फॉरवर्ड करंट मैंने लास्ट टाइम बताया था पी से एन की तरफ होता है, जिसे हम डिफ्यूजन करंट भी कहते हैं। ये मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, जब हम वोल्टेज जीरो रखते हैं बेटा, यानी कोई बायसिंग ही नहीं कर रहे हैं, बैटरी ही नहीं जोड़ रहे हैं, तो जितना करंट इधर उतना ही करंट इधर, यानी पीएन जंक्शन से कोई करंट वरेंट नहीं फ्लो करता, तो करंट इज जीरो। व्हेन यू अप्लाई वेरी स्मॉल वोल्टेज, बहुत छोटा वोल्टेज अप्लाई किया तो वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट हल्का हल्का बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा डिप्लीशन लेयर का जो फील्ड इधर पुश कर रहा है, ये बहुत छोटा है और ये कंपैरेटिवली बड़ा है। तो अभी 2-4 पास हो रहे थे, 2-3 और साथ में पास हो जाएंगे इसकी वजह से, है ना। तो ऑलमोस्ट जरा सा वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट हल्का सा बढ़ेगा। ऐसा तब तक रहेगा जब तक कि पोटेंशियल बैरियर नहीं होगा। पोटेंशियल बैरियर तक देखिए करंट हल्का हल्का बढ़ेगा, और जैसे ही आप पोटेंशियल बैरियर से बढ़े, पोटेंशियल बैरियर का मतलब होता है ये वाला जो वोल्टेज है, ये 0.7 वोल्ट मैंने सिलिकॉन के केस में बताया था, जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट। अगर आपने यहाँ 0.5 किया तो अभी इसकी चलेगी, ये स्ट्रॉन्ग है, अभी भी हल्का हल्का डिफ्यूजन होता रहेगा, हल्का बढ़ जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज इसके पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा अप्लाई किया, फिर तो इसका कंट्रोल छूट जाता है, ये रिपेयर अपोज करना लगभग नेग्लेक्ट हो जाता है, और फिर तो ग्राफ एकदम बड़ी तेज़ी से ऐसे करके बढ़ता है। मतलब आप वोल्टेज अब 0.7 के बाद 0.8 के एकदम अच्छा खासा करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसका कम हो गया ताकत और इसकी ताकत बढ़ गई, एकदम बढ़िया से डिफ्यूजन शुरू होगा। तो एक बढ़िया सा ग्राफ मिलेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, मतलब जरा सा वोल्टेज चेंज करोगे करंट अच्छा खासा बढ़ेगा। अगर हम देखें ध्यान से, बहुत आराम से सुनना बेटा, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। इसको हम बोलते हैं बेटा, इस ग्राफ में ये नी जैसा है इसलिए इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, विच इज़ द पोटेंशियल बैरियर, नथिंग। नी वोल्टेज बोलते हैं, जिसे हम पोटेंशियल बैरियर ही कहेंगे, जो कि 0.7 वोल्ट होगा सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट होगा जर्मेनियम के लिए। बोलो क्लियर? तो ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आईवी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओम्स लॉ में जो कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे करता है उसमें ये ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन होता है, ओम्स लॉ ओबे करने वाला। देखिए ओम्स लॉ ओबे नहीं कर रहा है, ये देखिए ये ऐसे करके टेढ़ा हो जा रहा है। तो हम बोलते हैं कि पीएन जंक्शन एक नॉन ओमिक डिवाइस है या नॉन लीनियर डिवाइस है जिसमें ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। बट व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल बैरियर, यानी नी वोल्टेज से जब बड़ा वोल्टेज आप अप्लाई करते हो तो इसके इधर अगर छोड़ दे तो ये वाला लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा है। सो इट ओबेज ओम्स लॉ अप्रोक्सीमेटली, कब? आफ्टर द नी वोल्टेज। नी वोल्टेज के जैसे ही बड़ा वोल्टेज करते हैं तो यह पीएन जंक्शन एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। हम बोलते हैं कि बिहेव लाइक अ कंडक्टर, कब? व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द नी वोल्टेज। बोलो क्लियर? यहां पर बेटा हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इस पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस बताया गया है, जिसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। हम जिसे बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं, ध्यान से सुनना, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिए क्योंकि ये ओम्स लॉ तो एग्जैक्टली कर नहीं रहा है ओबे, तो इसलिए बेटा यहाँ पे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस कैसे बताते हैं, तो रेजिस्टेंस हम बताते हैं जिसे हम बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। यानी जैसे अगर मैं ओम्स लॉ में किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलता था तो R बराबर आप लिखते थे V/I, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। एवरी टाइम रेजिस्टेंस यही होगा V/I। यहाँ पर बेटा किसी पीएन जंक्शन का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वो हम फाइंड करते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस इसे कहते हैं। डायनामिक का मतलब हम लोग चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट से सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, V/I नहीं देखते हैं, हम बोलते हैं यार वोल्टेज आपने मान लो 0.1 वोल्ट बढ़ाया तो करंट कितना बढ़ा, अच्छा इतना बढ़ गया, तो 0.1 वोल्टेज का चेंज अपॉन करंट में चेंज, तो चेंज अपॉन चेंज कहते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। और फॉरवर्ड बायसिंग में निकाल रहे हैं इसलिए बोलते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर बेटा दिस इज द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस।
और हम देख पा रहे हैं, अगर आप ठीक से देखो तो नी वोल्टेज के बाद ज़रा सा वोल्टेज बढ़ाते करंट बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, यानी ये हल्का सा बढ़ाओगे ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस बिकम्स लो। यानी हम लोग बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में ये जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस इज वेरी लो। अगर आपसे कभी क्वेश्चन बोलता है इफ पीएन जंक्शन इज आइडियल, अगर आइडियल बोलता है तो आइडियल जैसी कोई चीज़ हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आइडियल है तो एक वर्चुअल कंसेप्ट है, केवल इमेजिनरी थॉट है। इन केस ऑफ आइडियल पीएन जंक्शन द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज जीरो, यानी पीएन जंक्शन नॉर्मली जो होता है उसका फॉरवर्ड बायसिंग में करोगे तो रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगा, यानी करंट के रास्ते में रुकावट बहुत कम करेगा ये पीएन जंक्शन, है ना। जरा सा वोल्टेज तो बस वोल्टेज नी वोल्टेज से ऊपर ही रखना है, नी वोल्टेज से कम रखोगे तो करंट उतना नहीं बढ़ता है ना। और नॉर्मली जब भी क्वेश्चन बोलता ना यार हमने किसी पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग किया, अगर कुछ नहीं कहे तो हम मान के चलेंगे कि भैया फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत लो है, यानी अप्लाइड वोल्टेज जो है वो नी से बड़ा ही अप्लाई किया हुआ है। अगर नी वोल्टेज से कम रखे करेगा तो वो बोलेगा यार नी वोल्टेज से कम है, अब सोचो क्या होगा, तो बोलेंगे नी वोल्टेज से कम है तो रेजिस्टेंस अच्छा खासा दिखाई देगा, करंट हल्का हल्का फ्लो करेगा, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर का जो वोल्टेज है वो रोकेगा उसको डिफ्यूज़न को। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? पहुँचो। हाँ, फॉरवर्ड बायसिंग बोलेगा तो हम मान के चलेंगे नी वोल्टेज से ज़्यादा अप्लाई किया हुआ है, कम रहेगा तो बोल देगा स्पेशली। बायसिंग का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, दिस इज कॉल्ड बायसिंग, बायस कर देना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव कर देना। ओहो, परसों भीगी पलकें हैं, ठीक है, परसों भीगी, परसों अलविदा हो जाएंगे। अच्छा, अलविदा नहीं होंगे, दोबारा कब मिलेंगे? अच्छा, कैप्सूल कोर्स में दोबारा प्रकट हो रहे हैं, अरे क्या बात है। अब कल से 12th बैच वो उधर नहीं आएगा कॉम्पिटिटिव बैच में, वो मना कर दिया, मैनेजमेंट ने कहा नहीं, नो। कुछ उदंडी की वजह से अब वो ठीक नहीं है। जिनको भी स्पेशली अगर ज्वाइन करना होगा तो ललितेश सर से जाके मिलना पड़ेगा, तुम्हें परमिशन लेना पड़ेगा, पेरेंट्स से शायद बात करवानी होगी, जो भी प्रोसेस है वो कर लेना तो ज्वाइन कर सकते हैं। शांत बच्चों, थोड़ा जल्दी। कौन बोला? नाम तो अब तुम्हारा ही आ रहा है। अब बेटा तुम अगर बोला ना तो तुमको यकीन मानो तुम बॉर्डर के बाहर उधर चले जाओगे। हाँ, मैं पार्टी तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं दे रहा हूँ कैलिफोर्निया में पार्टी, कैलिफोर्निया में, और जिसमें कि 31 दिसंबर को आपको 8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचना है। हमारे चार्टर फ्लाइट है, उसमें हम बैठे रहेंगे और कैलिफोर्निया वहाँ से चलेंगे हम लोग। तुम रहने दो, तुम आतंकवादी हो, तुम्हारे लिए जगह ये नहीं है, तुम सही जगह पे नहीं हो बेटा। ए चुप। और पहुँचेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे, सब लोग मिलेंगे 8 बजे रात को, वहीं से चार्टर प्लेन उड़ेगा मेरा।
तुम अलाउड नहीं हो, इतना भार नहीं सह सकता प्लेन। अच्छा ठीक है, शांत बेटा, बात नहीं करो, बात नहीं, बोला ना, मजाक हो गया, ख़त्म। लिखिएगा बेटा स्टार मार करके, इन आइडियल पीएन जंक्शन, इन आइडियल पीएन जंक्शन RF इक्वल टू 0, यानी बेटा आइडियल पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होता है। बेटा बाहर जाओगे, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल शांत। देखिए यहाँ पर बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैकवर्ड रेजिस्टेंस, बैकवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। ध्यान से सुनना, ध्यान से भाई, रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन का रिवर्स बायसिंग। इसमें क्या है बेटा कि ये जो है पीएन जंक्शन में, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए P है और ये N है, आराम से सुनिएगा। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड N से P की तरफ होता है इन द डिप्लीशन रीजन, और यहाँ पर बेटा ये देखिए रिवर्स बायसिंग का मतलब होता है N की तरफ हाई और P की तरफ लो। अब देखिए ध्यान से, पहले सुनिए, इधर हाई है इधर लो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज इधर की तरफ इस्टेब्लिश होगा। ऑब्वियस सी बात है, डिफ्यूज़न जो थोड़ा बहुत मेजॉरिटी का हो रहा था वो भी स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि ये फील्ड तो पॉजिटिव को इधर धकेलेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर आने से बंद कर देगा। ये फील्ड क्या करेगा, जो माइनॉरिटी है उसका डिफ्यूज़न बढ़ाएगा। जैसे एन में माइनॉरिटी कौन होता है, होल, और पी पे माइनॉरिटी कौन होता है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, अपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो ये इनका डिफ्यूज़न तो बढ़ाएगा ना। किसका डिफ्यूज़न बढ़ेगा, जल्दी बताओ। हाँ अब सुनिएगा ध्यान से, डिफ्यूज़न ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, डिफ्यूज़न ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, शांत शांत बेटा शांत, डिफ्यूज़न ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेज, डिफ्यूज़न ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेज। देखिएगा तो जाहिर सी, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अच्छा, जब हम बोलते हैं माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर इज़ वेरी स्मॉल, यानी थोड़े बहुत इसमें और बढ़ जाएंगे। तो जो करंट इनकी वजह से बनता है बेटा, उन्हें हम बोलते हैं रिवर्स करंट या ड्रिफ्ट करंट, और ये करंट माइक्रो एम्पियर में होता है। माइक्रो आप नाम से समझ रहे हो इसलिए क्योंकि संख्या में बहुत छोटे हैं, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए करंट माइक्रो में बहता है। अब अगर आपने ये वोल्टेज बढ़ाया, आप सोच रहे थे यार मैं करंट को बढ़ाना चाहता हूँ, आप बढ़ाइए, वोल्टेज बढ़ाइए, वोल्टेज बढ़ाएगा तो ये फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग होने से क्या होगा, इधर का जो पॉजिटिव चार्ज जो बचा खुचा वो भी इधर आने लगेगा। लेकिन है तो माइनॉरिटी ना, कहाँ से लाओगे, बहुत सारे है तो बहुत ही कम संख्या में। आप जैसे ही वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट थोड़ा बहुत माइक्रो एम्पियर में थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि लो भाई थोड़ा सा और बढ़ गया, संख्या ही कम है ही नहीं, तो लाओगे कहाँ से। लेकिन क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाते 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 एक टाइम पे क्या होता है, इतना स्ट्रॉन्ग वोल्टेज हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है कि इसमें होता है ब्रेक डाउन। इसमें क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन में फैलता है रायता। ब्रेक डाउन में फैलता है, दो तरह का ब्रेक डाउन होता है, एक होता है अवलांच, एक होता है जीनर। रुकना पहले ध्यान से, मान लो बेटा अब वोल्टेज बढ़ा रहे हो, अच्छा है वोल्टेज बढ़ाओ, दोनों निकल दोनों निकल दोनों निकल दोनों निकलो, चलो उठो वहाँ से, उठो वहाँ से, उठो, चलो इधर से, इधर से, ओ इधर से, इधर से निकल, इधर से निकल। अब सुनिए, यहाँ पर बेटा क्या होता है, दो तरह का ब्रेकडाउन होता है, एक होता है एवलांच और एक होता है जीनर। अब एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, जैसे देखिए अब आप वोल्टेज बढ़ाते गए, किस लालच में, करंट बढ़ सके। अब करंट तो है माइनॉरिटी की वजह से, वो तो है ही बहुत कम, तो बढ़ तो नहीं जा पाता ज़्यादा। लेकिन फील्ड बढ़ाने से जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो इधर वाले हैं बेटा, पी टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन की है, इस फील्ड की वजह से क्या फोर्स बहुत तगड़ा लगने लगेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे तो फील्ड भी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा।
एक्सेलेरेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये स्पीड बहुत ज़्यादा गेन कर लेंगे। अरे गेन करेंगे नहीं करेंगे? डिप्लीशन रीजन में आएंगे तो दोनों ही फील्ड मिलकर के फोर्स लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो डिप्लीशन रीजन में वो बहुत तेज स्पीड से पहुंचता है, गजब स्पीड से, एकदम जब गजब स्पीड से पहुंचता है तो ये इलेक्ट्रॉन, रास्ते में कोई कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन अटका पड़ा है, इतना ज़्यादा स्पीड होता है कि ये जाते जाते इलेक्ट्रॉन को मारा, धाड़ से मारा, ये इधर गया वो उधर गया। तो यानी क्या होगा, जब जोर से ऐसे करके मारेगा तो वैकेंसी और इलेक्ट्रॉन्स, नए होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज होने से जो पार्टिकल्स होते हैं, माइनॉरिटी पार्टिकल्स, वो इतना ज़्यादा स्पीड गेन कर लेते हैं कि वो डिप्लीशन रीजन में आने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। और ये कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन तेजी से आ रहा है, बिल्कुल इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और फटाक से उड़ा देगा उसको, तो वहाँ होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और ऐसा एक इलेक्ट्रॉन नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन करेंगे। इससे क्या होगा, हम देखते हैं डिप्लीशन लेयर में अचानक से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर एकदम अभी 10-12 दिखते थे जो आने जाना शुरू करते थे, अचानक से 1 लाख दिखा था। अरे भाई साहब, 1 लाख इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहाँ से आ गए भाई? और वो जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर है और ये फील्ड भी है, अब बहुत सारे होल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए, तुरंत से सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ धार से बिल्कुल पुश, क्योंकि ये फील्ड है ना, एकदम जैसी जनरेट वो फटाफट उठा के फेंकना शुरू करता है, होल को इधर उठा के फेंकना शुरू करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही होल इधर आता है, इलेक्ट्रॉन इधर, तो यही जो करंट होता है वो माइक्रो से मिली में पहुंच जाता है, माइक्रो से मिली में पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं कि यार अवलांच ब्रेकडाउन हुआ। अवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है कि मूविंग पार्टिकल्स इतनी हाई एनर्जी गेन करे कि वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दे, इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं और फिर करंट माइक्रो से तुरंत मिलियन में पहुंचता था। ऐसे नहीं धीरे धीरे 100-200 तुरंत एकदम से 1 लाख इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, टूटने का सब फटाक से माइक्रो से मिली का सफ़र एकदम तेजी से हो जाता। बोलो क्लियर? फिर देखो बेटा, एक होता है जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, अवलांच ब्रेकडाउन में तो टूटता है, कैसे? पार्टिकल आके तोड़ता है। जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि इम्प्योरिटी आप ज़्यादा मिला दो, इम्प्योरिटी आप ज़्यादा मिला दो, इम्प्योरिटी थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में मिला रहता है। तो जैसे मान लो पी टाइप में तुमने बनाया है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मिलाओगे तभी तो पी टाइप बनता है। अब एल्यूमिनियम तुमने जितना लिमिट था उससे तुमने थोड़ा ज़्यादा मिला दिया। इधर तुम्हें मिलाना चाहिए था कि भाई आर्सेनिक मिलाना है एन टाइप के लिए, सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाया, एन टाइप बन गया, तुमने लिमिट से ज़्यादा बड़ा कर दिया। तो तुम्हारे को जो यहाँ पर मिलेंगे डिप्लीशन लेयर में, वो इम्प्योरिटी वाले आइटम थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। नहीं आया? जैसे लिमिट में मिलाते हो तो 2 ही ऐसे होंगे जो सिलिकॉन और आर्सेनिक, या 2 ही आइटम होंगे जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम में बॉन्ड मिलेंगे। सिलिकॉन वाले बॉन्ड आपस वाले ज़्यादा मिलेंगे। बोलो क्लियर? लेकिन जब इम्प्योरिटी ज़्यादा मिला देते हो तो डिप्लीशन रीजन में जो इम्प्योरिटी वाले आइटम के बॉन्ड है वो ज़्यादा मिलने लगेंगे। अब वो सिलिकॉन का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो मजबूत होता है, लेकिन सिलिकॉन एल्यूमिनियम का जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उतना स्ट्रांग नहीं होगा। सिलिकॉन आर्सेनिक का जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन ना बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड नहीं रहते हैं। जैसे ही तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से आ रहा है वो तोड़ेगा, उससे पहले ही ये कोवेलेंट बॉन्ड फट 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 टूटने लगते हैं। कौन वाले? जो टाइटली होल्ड नहीं है, लूजली होल्ड है, इम्प्योरिटी वाले के साथ अटैच है, वो फटाफट टूटने लगते हैं। मतलब अपने आप टूट गए, कोई तोड़ नहीं रहा है, वो अपने आप टूट गए। और जब अपने आप टूट गए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाते हैं और उससे पता चलता करंट तुरंत माइक्रो से मिली पहुंच गया। नहीं आया समझ में? तो क्या होता बेटा, बेसिक सी बात यह है, अगर आपने इम्प्योरिटी को कम मिलाया तो हमें वहाँ पर ब्रेकडाउन मिलेगा अवलांच, और अगर इम्प्योरिटी ज़्यादा मिला दिया तो जीनर। अवलांच तो बाद में मिलेगा, पहले ही जीनर मिलेगा, पहले टूट के सब अलग हो जाएगा। नहीं आया समझ में? इसीलिए यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ब्रेकडाउन जो होता है वो 2 तरह का होता है। ब्रेकडाउन जो होता है वो 2 तरह का होता है। ब्रेकडाउन कितने तरह का होता है बेटा? 2 तरह का। कौन कौन सा बोला? अवलांच और जीनर। रुकिए, पहले रुकिए, सुनिए ध्यान से। अवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओ जीनर ब्रेकडाउन कब होता है? जल्दी बताओ। जब इम्प्योरिटी आप ज़्यादा मिलाओगे। और अवलांच? पहले यहाँ तक लिखो, लिखो यहाँ तक पहुँचो। ना, नहीं होगा। इतना बड़ा वोल्टेज थोड़ी ना होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। बता रहा हूँ बेटा, लिखवाऊंगा अभी।
अगर जीनर ब्रेकडाउन हो गया उसके बाद एवलांच ब्रेकडाउन होगा तो फिर क्या मिली से भी ज़्यादा हो गया? नहीं, इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा, क्योंकि माइक्रो से मिली तो बहुत बड़ा करंट हो गया ना, उसमें थोड़ी और बढ़ोतरी हो जाएगी बस। उसके लिए वोल्टेज फिर थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा आपको। क्या हुआ? शांति। लिख पड़े। देखो प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, हाँ अच्छा सुनो बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझना। लोग कह रहे हैं अवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, क्या सिखाया अवलांच ब्रेकडाउन में, जल्दी बताओ। जिसमें कि इम्प्योरिटी मिक्सिंग, लो डोपिंग होती है। क्या होती है? डोपिंग कम होगी। अब उसके बाद कैसा होता है ब्रेकडाउन इसमें कि ड्यू टू द हाई वोल्टेज पार्टिकल्स गेन वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी एंड द पार्टिकल्स ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड इन इट्स पाथ एंड वी गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर विच इज कॉल्ड द अवलांच ब्रेकडाउन। देखिए अवलांच ब्रेकडाउन, हाँ वो बहुत कम है ना, वो बहुत कम है। जब मैं बोल रहा हूँ डोपिंग बहुत कम है तो डिप्लीशन लेयर में भी बहुत कम आएगा बॉन्ड, वो तो उसके टूटने से बहुत ज़्यादा तो बढ़ नहीं पाएगा। बढ़ा क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड स्टैकिंग पार्टिकल ने तोड़ दिया। काहे नहीं होगा भाई? डिप्लीशन लेयर में बॉन्ड नहीं होगा भाई, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, बॉन्ड होगा, फ्री चार्जेज नहीं मिलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बंद हो जाता है, हट जाएगा क्या वहाँ से? तो स्ट्रक्चर तो रहेगा ना, बॉन्ड तो होगा ना भाई। अरे तो होगा ना बॉन्ड, अरे तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन तो रहेगा। अरे नहीं नहीं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आता है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा इलेक्ट्रॉन। इधर वैकेंसी है तो उस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो है ना भाई। नहीं आया समझ में? और कोई भी फ्री नहीं है, इसको बोला जा रहा है। लिखिएगा ओ चाचा, लिखो, लिखेगा अवलांच ब्रेकडाउन, स्टार मार के अवलांच ब्रेकडाउन लिखेगा। ड्यू टू द हाई वोल्टेज, ड्यू टू द हाई वोल्टेज द चार्ज पार्टिकल्स गेन वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, gains very high kinetic energy and very high kinetic energy, and these particles break the covalent bond in its path, and these particles break the covalent bond in its path. As a result we get number of electron hole pair. As a result we get number of electron hole pairs. Full stop. It occurs when crystal is lightly doped. It occurs when crystal is lightly doped. भारी लगा? lightly
डोप्ड। फिर लिखिए जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन लिख के डैश दीजिए। व्हेन डोपिंग इज हाई, व्हेन डोपिंग इज हाई then due to the strong voltage, then due to the strong voltage covalent bond breaks, due to the strong voltage covalent bonds break itself and we get number of electron hole pairs. ठीक है। अब यहां पर बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए। अच्छा बताइए, आफ्टर ब्रेकडाउन करंट माइक्रो से कहां पहुंच जाएगा? मिली एम्पियर। अच्छा सुनिए, जब तक ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है करंट किस में बोलना है? माइक्रो में। और जैसे ही ब्रेकडाउन होगा करंट कैसा बोलना है? एक कंडक्टर की तरह फिर बिहेव करेगा। मुंडी पर करो। जब तक आपको ब्रेकडाउन बोलेगा नहीं रिवर्स बायसिंग में, तब तक मान के चलना करंट बहुत छोटा जा रहा है, ब्रेकडाउन से पहले की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचें, अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का मतलब क्या होता है जल्दी बताइए। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का मतलब होता है आईवी ग्राफ, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ। सुनिएगा ध्यान से। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व अगर मैं बोलूँ आपको बेटा, इधर सुनिए, यहाँ पर चूंकि करंट उल्टा फ्लो रहा है, एन से पी की तरफ होता है, इसलिए करंट की डायरेक्शन को नेगेटिव में दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। और वोल्टेज भी उल्टा है, इसीलिए मैं इसमें वोल्टेज भी माइनस में ले रहा हूँ, उल्टा लगाए इसलिए। देखिए यहाँ पर वोल्टेज 0 है, नो करंट। वोल्टेज बढ़ाओगे करंट हल्का फुल्का बढ़ेगा माइक्रो में ही, 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर ऐसे करके, और बढ़ता ही रहेगा। लेकिन अगर अब चूंकि आपने वोल्टेज बढ़ाते 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 बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया तो क्या होगा बेटा? ये माइक्रो से मिली का सफर बहुत तेजी से तय कर लेगा, झटके में टूट जाएगा ना इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो माइक्रो से मिली तो इसका मतलब समझेंगे इन्फिनिटी के, इसके पैरेलल गया, यानी इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि 10⁻⁶ से 10⁻³ के लिए बहुत लंबा दूरी चलना पड़ जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं कि लगभग पैरेलल हो गया। जिस वोल्टेज पे ऐसा होता है, इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, ब्रेकडाउन वोल्टेज। बड़े ईमानदारी से बोलते हैं, बड़े ईमानदारी से बोलते हैं। अगर लाइट डोपिंग रहेगी तो ये वाला होगा अवलांच वाला, और अगर ज़्यादा डोपिंग होगी तो जीनर वाला। बोलो क्लियर? है से? हाँ हाँ, बस ये वोल्टेज जो जीनर वाला वो पहले आ जाता है। अरे जीनर वाला पहले आ जाता है क्योंकि जीनर जल्दी, कमज़ोर बॉन्ड है ना, जल्दी टूट जाता है, वीक बॉन्ड से टूट जाता है। आराम से, आराम से। दोबारा क्यों बना रहा है? वो वाला बनाया तो है, दोबारा क्यों बना रहा है? शांति, बालको। हो गया बेटा? अरे कहाँ अटको? हाँ भाई देखो, अच्छा बताओ, ये ओम्स लॉ भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। नहीं कर रहा है तो इसका मतलब अगेन ये नॉन ओमिक डिवाइस है। मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में भी नॉन ओमिक बिहेवियर और रिवर्स बायसिंग में भी नॉन, कुल मिलाकर ये पीएन जंक्शन कम बगैर
1 मिनट, नॉन ओमिक डिवाइस होता मुंडी ऊपर। अच्छा बेटा यहाँ पर ना एक टर्म डिफाइन किया गया, बैकवर्ड रेजिस्टेंस या रिवर्स रेजिस्टेंस। अच्छा बताओ ये रेजिस्टेंस स्टैटिक या डायनामिक? डायनामिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि ओम्स लॉ ऑबे नहीं कर रहा है। अच्छा डायनामिक का मतलब होता है चेंज अपॉन चेंज, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट फाइंड करते हैं। अच्छा बैकवर्ड रेजिस्टेंस को आरबी से लिख दे रहे हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। 1 मिनट सुनो बेटा, अगर आपसे कभी बोले यार रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस, कुछ नहीं बोले तो समझना ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है। कुछ नहीं बोले तो ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है। मतलब हम लोग जानते हो कभी भी रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना तो बैकवर्ड में ये वाला पोर्शन देखते हैं और फॉरवर्ड में ये वाला पोर्शन देखते हैं। नहीं आ रहा समझ में? बोले फॉरवर्ड तो इसका मतलब इधर की बात करेंगे नहीं, हम मान के चलेंगे कि फॉरवर्ड बाइसिंग में वोल्टेज नी से बड़ा है तो बोलेंगे यार कम होता है। और इधर देखो ना यार डेल्टा वी बहुत सारा बढ़ाया तो हल्का सा करंट हल्का सा बढ़ा, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई में डेल्टा आई बहुत कम है और वो भी माइक्रो में ही है। ऊपर जाएगा तो 10/6 यानी रेजिस्टेंस बिकम वेरी हाई। इसीलिए बोलते हैं कि बैकवर्ड रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। तभी तो ऐसा फील होता है कि यार जब मैं इधर से करंट भेज रहा था तो मिली एम्पियर में जा रहा था, रेजिस्टेंस कम लग रहा है, इधर से भेज रहे तो माइक्रो में जा रहा है, अबे कम का रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो इसको बोलते हैं कि आरबी इज वेरी हाई, बैकवर्ड रेजिस्टेंस वेरी हाई। और आइडियल के केस में इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली लार्ज। ठीक है, जब फॉरवर्ड बाइसिंग में रहता है पीएन जंक्शन और आइडियल हो तो रेजिस्टेंस 0, और अगर बैकवर्ड रेजिस्टेंस है मतलब सॉरी रिवर्स बाइसिंग है तो रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। आइडियल बोल देगा तो बोलेंगे इनफाइनाइट। पहुंचो, ग्राफ में ये मत बना लेना, ये तो मैं तुमको समझा रहा था, ये तो बनाए होगे ना बस। शांति, नमन का पता चला कहाँ है? क्वारंटाइन हो गया सही में? अपने मन से या कुछ हुआ है तभी क्वारंटाइन हुआ है? लक्षण आ रहे थे? अज्यूम कर लिया। और दिल का क्या हाल है? तुम बेटा सबको क्वारंटाइन कर रहे हो ना, अब तुमको सब मिल के क्वारंटाइन करेगा। हो गया बच्चों? अच्छा महसूस करते हो? वो तो मुझे मालूम है कि तुम लोग क्या अच्छा महसूस करोगे, तुम लोग का तो बैल आधा ध्यान तो कहीं और रहता है ना। यहाँ पर बैठने वाले करीब 10-12 स्टूडेंट ही है जिनको लगता है कि हाँ मुझे अपने करियर में कुछ करना है, बाकी लोग तो कहीं और ही रहते हैं, किसी और ही दुनिया में खोए रहते हैं। ठीक है, और शकल बताता है यार, शकल बताता है, दिखता है भाई कौन पढ़ने वाला कौन नहीं पढ़ने वाला, एक्टिविटी दिखती है। देखिए फॉर आइडियल पीएन जंक्शन, लिखिए स्टार मार के उसी में लिखिए, फॉर आइडियल पीएन जंक्शन द रेजिस्टेंस, फॉर आइडियल पीएन जंक्शन द बैकवर्ड रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। फॉर आइडियल पीएन जंक्शन द बैकवर्ड रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, द बैकवर्ड रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। ईमानदारी से सुनो बेटा, अब सुनो मेरी बात सुनो, इधर सुनो, यहाँ सुनो। अब नोट में करके पहली बात सुनो, फर्स्ट पॉइंट, जरूरी बात है सुनना। देखो अगर आप पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, जैसे ही फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं बेटा तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस पर क्या असर पड़ेगा? तो हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, अतिक्रमण बढ़ जाता है बेचारा नो फ्री चार्ज जोन का, नो फ्री चार्ज जोन का अतिक्रमण बढ़ जाता है, दोनों तरफ से पुश करते हैं। अच्छा सोचो ना, ये बीच में नो फ्री चार्ज जोन है। फॉरवर्ड बायसिंग में इधर समझना P, इधर समझना N,
अब इधर की तरफ P की तरफ हाई, N की तरफ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पुश करेगा तो पॉजिटिव इधर पुश होएगा, नेगेटिव इधर पुश होएगा, सभी पे फोर्स लगेगा ना। पार तो वो होगा जो थोड़ा सा उसको चाहिए था और थोड़ा सा करंट एनर्जी। अब जो बिल्कुल इधर वाला है वो उसको इधर से इधर आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा फोर्स चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए। तो हम बोलते हैं ये डिफ्यूज़न जो होता है, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जो मेजॉरिटी होता है वो इधर की तरफ पुश किया जाता है। तो जो फ्री चार्ज जोन, जो नो फ्री चार्ज जोन है, जहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, सब बाउंडेड है, उस तरफ ऐसे पुश करता है। ऐसे समझना मैं इसको पुश कर रहा हूँ, तो ये वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन आकर के अतिक्रमण करके चला जाता है, फिर पॉजिटिव अतिक्रमण में जाए। चलो खेल लेते हैं, चलो नहीं आया समझ में, थोड़ा करंट एनर्जी कम था, चलो चलो। तो क्या होता है, जो नो फ्री चार्ज जोन है, डिप्लीशन, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, पतला हो जाता है, क्योंकि जहाँ तक इलेक्ट्रॉन आएगा वो फ्री चार्ज जोन तो रहा नहीं, नो फ्री चार्ज जोन तो रहा नहीं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कभी भी अगर आप जो है फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, अपने आप पतला हो जाएगा। या डोपिंग ज़्यादा कर दोगे तो भी पतला हो जाएगा। जैसे कभी थ्योरेटिकल सवाल आ गया, एक पीएन जंक्शन का हमने ज़्यादा डोपिंग कर दिया तो उसके डिप्लीशन लेयर पे क्या असर पड़ता है, बोले पतला हो जाएगा। क्यों? डोपिंग ज़्यादा करोगे तो मेजॉरिटी चार्ज के लिए और ज़्यादा हो जाएंगे। नहीं आया, अब मेजॉरिटी चार्ज के लिए ज़्यादा हो तो नहीं, स्पेस भी तो चाहिए ज़्यादा। स्टार्टिंग में जो डिफ्यूज़न के ऐसे डिप्लीशन लेयर बन जाता है। अब ये अतिक्रमण करते हैं तो नॉर्मल जो हम लोग डोपिंग करते हैं उसमें पीएन जंक्शन की थिकनेस, और ज़्यादा डोपिंग करते हैं तो उसमें पीएन जंक्शन की थिकनेस कम आएगी। तो फॉरवर्ड बायसिंग में भी कम होगी और ज़्यादा डोपिंग करेंगे तो भी कम हो जाएगी। बोलो क्लियर? इसीलिए यहाँ पर बेटा आपको सिर्फ एक लाइन याद रखना, फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन, डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन। सुनिए बिकम्स थिन। और जबकि सुनो, बैकवर्ड में क्या होता है बेटा, बैकवर्ड बायसिंग में या रिवर्स बायसिंग कह लो इसको, बैकवर्ड कह लो या रिवर्स एक ही बात है। बैकवर्ड या रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर बिकम थिक। हाँ, क्यों? बिल्कुल सही बात है, क्यों ऐसा क्यों होता है? हम बोलेंगे क्या इसमें डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज के लिए लेस हो जाएगा? अरे लेस होगा, बल्कि ख़त्म ही हो जाता है, एक तरह से समझो ख़त्म ही हो जाता है। अच्छा सुनो, ये डिप्लीशन लेयर है बीच में, डिप्लीशन रीजन। अब फील्ड जो हुआ एन से पी की तरफ इधर हुआ, तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करेगा? दूर। अरे करेगा नहीं करेगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को दूर, इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, तो नो फ्री चार्ज जोन क्या होगा? फैल जाएगा। नहीं आया समझ में? इसलिए डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिक। फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन और रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर थिक। लिख लो, याद रखना, आप ज़्यादा इतना डीप पे नहीं जाके सोचना, बस याद रखना, फॉरवर्ड बायसिंग में थिन हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग में थिक हो जाएगा। थिकनेस बढ़ जाती है रिवर्स बायसिंग में। शांत, अब तो मालूम है, अच्छा है शांत है कम से कम। जिसके किस्मत में ही जो लिखा है वही होके रहेगा, उसको चाहे जितना से अच्छे से पढ़ा लो उसको कोई मतलब ही नहीं है। कम वक़्त गोबर है, गोबर ही रहेगा, बात सीधी बात है। मिटा दे बच्चों। देखिए बेटा, शांत शांत, शांत रे, चाचा बाहर जाओगे? दूसरी बात, अच्छा बेटा, शांत भाई, देखिए शांत शांत। दूसरा बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो पीएन जंक्शन होता है अगर आप ठीक से देखिए, उससे पहले एक चीज़ समझिए, डायोड क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। डायोड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी बल्ब्स आप सुनते हैं, वो डायोड ही तो है। तो डायोड जो होता है बेटा, बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं बोलूँ मेरे हाथ में डायोड है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे हाथ में डायोड है। तो डायोड क्या होता है कि जब आप इसको सेल जोड़ोगे, पॉजिटिव इस साइड रखोगे, नेगेटिव इस साइड रखोगे, तो करंट बड़ा आराम से जाएगा। हमको लगेगा अरे यार रेशियो बहुत लो है यार, बड़ा मस्त करंट जा रहा है, तो बढ़िया शानदार। और जैसे सेल को उल्टा जोड़ दिया, पॉजिटिव इधर कर दिया, नेगेटिव इधर कर दिया, तो करंट इधर, अरे बहुत लो करंट जा रहा भाई,
बहुत हल्का करंट जा रहा है, अरे मतलब इधर से रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया, जबकि कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। कंडक्टर में चाहे सेल इधर जोड़ो करंट जाएगा, इधर जोड़ो बढ़िया करंट जाएगा, लेकिन डायोड में क्या होता है, एक तरफ से जब करंट जाएगा ना तो उसके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन कम प्रोड्यूस होगा। करंट जैसे उल्टा फ्लो होना चाहेगा बस रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा होगा कि अलाउ नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है करंट को अलाउ नहीं कर रहा है जाने में। दिस इज द डायोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपको लग रहा है कि अरे कुछ है डायोड, कुछ नहीं होता है, हम क्यों ज़रूरत क्या पड़ा। अभी आपको जब लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, जीनर डायोड जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आ गया भाई डायोड के बिना तो पूरा जीवन खराब था। आप जो सोलर सेल पढ़ते हो, सोलर सेल सुनते हो, आप देखो यहाँ पे ऊपर छत पे सोलर सेल का एक पूरा ऐसे बोर्ड आता है, वो सोलर सेल में जो होता है बेटा वो पीएन जंक्शन डायोड्स लगे होते हैं। वो पीएन जंक्शन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। आज एलईडी ना हो, ये सोलर सेल ना हो तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ख़त्म हो जाएगी। छोटा सा मोबाइल आप इतना बढ़िया एकदम मल्टीमीडिया सेट एकदम शानदार चलता है, वो इतना छोटा नहीं रह पाता। आप जो देखते हैं, आप उसमें आईसी देखते हैं, इंटीग्रेटेड चिप देखते हैं, आप उसमें पेन ड्राइव का चिप देखते हैं, मेमोरी कार्ड का चिप देखते हैं, वो सब क्या है, सब सेमीकंडक्टर से बने हुए डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सब, जिसमें डायोड बेसिक डिवाइस है। डायोड के बिना तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स को तो इमेज ही नहीं कर सकते, डायोड इतनी जगह यूज़ हुआ है। तो डायोड क्या होता है, तो डायोड वह डिवाइस होता है जो एक तरफ से करंट को तो जाने देगा, अपोजिट डायरेक्शन से करंट को नहीं जाने देगा। तो पीएन जंक्शन यही काम करता है। पीएन जंक्शन का जब तुम फॉरवर्ड बायसिंग करते हो तो करंट जाने देगा, रेजिस्टेंस कम होगा। उल्टा जहाँ जोड़ा तो करंट कम हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर में चला जाएगा, रेजिस्टेंस बिकम्स हाई। ये डायोड जब तक सेमीकंडक्टर से नहीं बना था ना, तो रिचर्डसन ने बनाया था डायोड, जिसे रिचर्डसन ने नाम दिया था डायोड वाल्व। बड़ा साइज, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, डेंजरस, बहुत सारा पैसा खर्च होता था, और इधर से उधर ले जाने के लिए तो समझो कि बहुत परेशानी होती थी। और उस ज़माने में, जिस ज़माने में सेमीकंडक्टर पे रिसर्च भी नहीं हुआ था, तो डायोड वाल्व रिचर्डसन के घर घर में पूजा जाता था, वाह यार क्या बनाया यार, मज़ा आ गया यार, तुमने डायोड बनाया। उसने ट्रायोड वाल्व बनाया, जो आज हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, वो पुराने ज़माने में ट्रायोड वाल्व कहलाता था। आज ट्रांजिस्टर इतना सा आता है, इतना सा, जितना मेरा उंगली का साइज ये बता रहा हूँ ना, ये इतना सा आता है। जा करके ना किसी इलेक्ट्रीशियन के शॉप पर वो डिब्बे में से निकाल के, लो बताओ कितना चाहिए, लो 4-5 लेके जाओ ना बेटा, फ्री में लेके जाओ, लो। वो इतना सा देगा। ट्रांजिस्टर बोल रहा हूँ, ट्रांजिस्टर वो रेडियो नहीं होता है, ट्रांजिस्टर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पीएनपी एनपीएन। वो देगा, लो ले जाओ, ले जाओ, लो जाओ, मेरी तरफ से फ्री में ले जाओ, जाओ भाई बहन को भी दे देना, वो भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, ऐसे बोलेगा। तो ट्रांजिस्टर, और पहले वाला ट्रांजिस्टर जो देखते ना, तो रायता फैल जाता, डर जाते, एक तो देख के ही डर जाते कि इतना भयंकर करंट, इतना भयंकर वोल्टेज पे वो काम होता था। बेटा तुमको सुनाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना, हाँ, तुम यू आर गोइंग टू द ट्रांस, देखना संभालना, बैठे बैठे तुम ट्रांस में जा रही हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा संभालना अपने आप को बेटा। तो रिचर्डसन को पहले बहुत पूजा जाता था। जैसे ही अमेरिकन साइंटिस्ट ने जब सेमीकंडक्टर की खोज करी, कुछ जापानियों की मदद से, कुछ जापानियों की, क्या हुआ तुमको, हैं? इंडियन साइंटिस्ट नहीं थे। नहीं, इंडियन साइंटिस्ट नहीं थे, दुख की बात है। इसमें जापानी और अमेरिकी साइंटिस्ट मिल करके उन्होंने कंबाइंड एफर्ट लगाया, और फिर सेमीकंडक्टर पे बहुत सारा काम हुआ, और पीएन जंक्शन डायोड फिर बना लिया गया। बोलो क्लियर हो गया? लिखिएगा डायोड, लिख के डाल दीजिए नोट में। सेकंड पॉइंट, द डिवाइस विच अलाउज द करंट, डायोड द डिवाइस which allows the current to pass through it in one direction, which allows the current to pass through it in one direction, but in opposite direction, it produces very high resistance. Is said to be diode. डायोड समझ में आ गया बेटा? क्या पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है? तो लाइन चेंज करके लिखिएगा,
PN junction behaves like a diode. PN junction behaves like a diode. PN junction कैसा काम करता है? डायोड की तरह काम करता है। करता कि नहीं करता है? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वेरी लो, बैकवर्ड रेजिस्टेंस वेरी, बैकवर्ड रेजिस्टेंस वेरी हाई, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वेरी, कंडीशन अप्लाइड। कब होगा वेरी हाई? व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन नी वोल्टेज, तो वोल्टेज रेजिस्टेंस काफ़ी लो होगा। और कब होगा वेरी हाई? व्हेन ब्रेक डाउन डज नॉट अगर। अरे समझ में आ रहा है? फिर सुनो बेटा, तीसरी बात सुनो, इसलिए इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन से बने हुए डायोड का क्या नाम दिया गया? पीएन जंक्शन। और पीएन जंक्शन डायोड कैसे रिप्रेजेंट किया गया बताऊं? इट इज रिप्रेजेंटेड एज, मुंडी ऊपर रख के, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, हाँ मुंडी ऊपर रख के। देखो देखो देखो, पीएन जंक्शन डायोड ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे। रुको बेटा, ये सर्कल देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन क्या है, उन लोगों ने सर्कल भी होना चाहिए भाई साहब। ये पीएन जंक्शन है, देखो ये पी है और ये एन है, देखो। अच्छा एरो ऐसे दिखाई दे रहा है, यानी करंट को अलाउ करेगा इधर की तरह। ये लाइन ऐसे दिखाई दे रहा है, यानी करंट के रास्ते में दीवार खड़ा हो गया, जाने नहीं देता है। बोलो क्लियर? तो दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप। नहीं आया समझ में? एक 4 डायग्राम बना रहा हूँ मैं, जो 4 डायग्राम में पहचानना कौन फॉरवर्ड बायस है कौन रिवर्स बायस, पहचानना तो जरा। इनमें कौन कौन फॉरवर्ड बायस, कौन कौन रिवर्स बायस? सेकंड और फॉरवर्ड बायस। सेकेंड और ठीक से देखो बेटा, ठीक से देखो। ठीक से देखा सर, बहुत सर जल्दी हुई ना सर। पहला बताओ, फॉरवर्ड या रिवर्स? रिवर्स। अच्छा पी तो ये है, अच्छा पी ये है, पी की तरफ 0 और एन की तरफ 1, प्लस में हाई हो गया। एन हाई और पी लो, रिवर्स बायसिंग होता है। ये +1 और ये 0, अरे ये तो फॉरवर्ड बायसिंग है। पी की तरफ हाई रहेगा ना एन के रिस्पेक्ट में, एन की तरफ 0 और पी की तरफ +1 है, दैट इज ए फॉरवर्ड बायस्ड है। यहाँ ये +2 +3 रिवर्स बायसिंग। यहाँ ये -2 और -3, बड़ा कौन होता है? -3। तो सेकेंड एंड फोर्थ इज फॉरवर्ड बायस्ड, फर्स्ट एंड थर्ड इज रिवर्स बायस्ड। लो क्लियर? पहुँचो, लिख लेना। फॉरवर्ड बायस्ड FB, रिवर्स बायस्ड RB, ये तो RB है ना, और ये FB, ये RB, ये FB। टाइम वाइम देखना बेटा, हो गया। कल डिवाइसेस कंप्लीट कर दूंगा, कल डिवाइसेस कंप्लीट कर दूंगा, टाइप ऑफ डायोड, और उसके बाद ट्रांजिस्टर, फिर आपका गेट, परसों बेटा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।